तो बच्चों, पराग कोश की संरचना पढ़ने के बाद में आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों, हमने एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? कि जो प्रत्येक जो परागकोश यानी जो एंथर जो होता है, उसमें यह ध्यान दीजिएगा, ये अगर कहा जाए एक परागकोश है, तो इस प्रत्येक जो परागकोश यानी एंथर जो है, उसके चारों कोनों पर चार लघु बीजाणुधानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं चारों कोनों पर जो व्यवस्थित होते हैं, इन सभी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहां पर एक टिश्यू पाया जाता है, एक ऊतक पाया जाता है। और यहां जो एक ऊतक है, टिश्यू जो है, उसका नाम हमने पढ़ा था बीजाणुजन ऊतक। क्या नाम पढ़ा था हमने? बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये जो बीजाणुजन ऊतक है ना, यह द्विगुणित होता है, 2n होता है। इसकी गुणिता अगर कहें तो 2n होती है। अब ये जो बीजाणुजन ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं जो होती हैं, इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं भरी हुई रहती हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं जो भरी रहती हैं, वे लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। किस रूप में कार्य करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, हम शॉर्ट में एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह सकते हैं। आप इनको पराग मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल्स भी कह सकते हैं। और ये पोलन मदर सेल्स भी, चूंकि यहाँ ऊतक जो है वो 2n है, बीजाणुद्भिद का भाग है, तो ये भी बेटा 2n ही होंगी, द्विगुणित ही होंगी। अब ये जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं, ये क्या काम करेंगी बेटा? ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, न्यूनकारी विभाजन करेंगी। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा, परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया का बेटा नाम है लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पहले हम इसे अगर परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है लघु बीजाणु जनन। तो बहुत सिंपल सी साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि परागकोश के बीजाणु जन ऊतक स्पोरोजीनस टिश्यू, परागकोश के बीजाणु जन ऊतक की द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं जो कि 2n है ना, के न्यूनकारी विभाजन, जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन कह रहे हैं, मियोसिस कह रहे हैं, उस मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बना? अगुणित यानी हैप्लॉइड, अगुणित यानी हैप्लॉइड किनका निर्माण बेटा? लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण, लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण होना। ठीक है। और इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं बेटा? लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। यहां दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा।
जो बीजाणु जन ऊतक है उसकी जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जिन्हें पोलन मदर सेल भी कह रहे हैं, ये मियोसिस कर रही हैं। तो ये एक प्रकार से बेटा मियोसाइट सेल्स का उदाहरण है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो एमएमसी यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं या पोलन मदर सेल्स, कई बार पूछा जाता है मियोसाइट सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये किस प्रकार मियोसाइट कोशिकाओं का उदाहरण है। मियोसाइट, ठीक है, अर्धसूत्र कोशिका कह सकते हैं, मियोसाइट शब्द ज्यादा बेहतर है। मियोसाइट कोशिकाओं का उदाहरण है। और मियोसाइट कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो कि मियोसिस करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। और इनकी गुणिता हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 2n ही होती है। जंतुओं के शरीर में भी पाई जाती है मियोसाइट सेल्स जो अर्धसूत्री विभाजन का कार्य करेंगी, तो यहाँ पर भी मियोसाइट सेल्स का ये उदाहरण है। तो चलिए, ये तो हो गई एक बेटा परिभाषा हो गई, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम ये बात करें कि जब लघु बीजाणु जनन होता है, तो लघु बीजाणु जनन में जो बीजाणु जन ऊतक है उसकी जो 2n कोशिकाएं हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। क्या है बेटा, ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, पोलन मदर सेल है, ठीक है, पराग मात्र कोशिका है। क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, जो कि 2n है। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, इनके बाहर एक चीज समझिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बाहर भी बेटा एक पदार्थ का आवरण पाया जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, इनके चारों ओर एक पदार्थ का आवरण भी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो जो पदार्थ का आवरण है ना बेटा, उसको हम कहते हैं कैलोज। क्या कहते हैं बेटा, कैलोज कहते हैं। तो अगर कहा जाए कि वे कौन सी कोशिका है जो कैलोज से घिरी होती हैं, कैलोज एक पदार्थ है, ठीक है, बहुशर्करा इसका आवरण, कैलोज का आवरण उपस्थित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बेटा ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। हमें सबको पता है कि जब मियोसिस आपने पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है, तो हर कोशिका जब कोई अर्धसूत्री विभाजन करती है तो पहले मियोसिस फर्स्ट होता है। पहले क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कह सकते हैं, न्यूनकारी असल में यही होता है। तो ऐसे में पहले तो बनती है बेटा क्या, दो कोशिकाएं। पहले क्या बन जाती है बेटा, दो कोशिकाएं बनती है। पहले तो बनती हैं बेटा क्या, दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई, मियोसिस फर्स्ट होगा। फिर होता है बेटा मियोसिस सेकेंड। फिर क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड होगा, अर्धसूत्री सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। और सबको याद होगा जब मियोसिस पूरा हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाता है, तो बेटा एक जो कोशिका है उससे पहले तो दो कोशिकाएं बनी, अब बनेगी चार कोशिकाएं। क्या बनेगी, अब बनेगी चार कोशिकाएं। और बेटा अब जो चार कोशिकाएं बनती हैं उनको कहते हैं हम लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब फर्स्ट हुआ तो दो कोशिकाएं बनी, अब सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होगा तो चार कोशिकाएं बनेंगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो चार कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसको हम कहते हैं बेटा लघु बीजाणु चतुष्क, जिसको हम कहते हैं क्या, लघु बीजाणु चतुष्क। और वो जो लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, अधिकांश द्विबीजपत्रियों में अगर आप देखेंगे, अधिकांश द्विबीजपत्रियों में अगर आप देखेंगे, अगर डाइकोट्स में अगर देखेंगे, तो ये जो लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है, उसकी चारों कोशिकाएं आपस में चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, इस तरीके से। यानी चार कोशिकाएं तो होंगी लेकिन वो आपस में व्यवस्थित रहेंगी चतुष्फलक के रूप में। क्या, चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ये एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चतुष्क बना है इसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय चतुष्क। क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय
चतुष्क, टेट्राहेड्रल चतुष्क। और ये किन में पाया जाता है बेटा? ये बनता है डाइकोट्स में, डाइकोट्स में यानी द्विबीजपत्रियों में। लेकिन बेटा जो एक बीजपत्री जो होते हैं, अधिकांश द्विबीजपत्रियों के लिए अगर कोई पूछता है आपसे कि अधिकांश द्विबीजपत्रियों में किस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, तो आप कहेंगे बेटा क्या? चतुष्फलकीय चतुष्क, टेट्राहेड्रल स्पोर टेट्राड बनेगा, जिसमें 1 2 3 और एक 4, चौथी जो कोशिका है वो बोर्ड के पीछे मान सकते हैं आप। यानी जैसे कहते हैं ना कार्बन की 4 संयोजकताएं एक चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित रहती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 और एक बोर्ड के पीछे 4, इस प्रकार से 4 लघु बीजाणु होंगे जो कि एक चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित होंगे। किनमें? अधिकांश द्विबीजपत्रियों में, मोस्ट ऑफ डाइकोट्स में, ठीक है। लेकिन बेटा जो एक बीजपत्री होते हैं उनके अंदर ये जो 4 जो कोशिकाएं मैंने बताई, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन जब हो जाएगा तो जो 4 कोशिकाएं बनेंगी ना, वो चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित नहीं होंगी, बल्कि इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी। ध्यान दीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चतुष्क दिखा भी रखा है, डायग्राम में दिखा भी रखा है, ये चतुष्क आपको दिखाया भी गया है। थोड़ा इस प्रकार से एक डायग्राम दिया गया है समझाने के लिए। यानी 4 जो ये जो हैं लघु बीजाणु जो हैं, 4 जो लघु बीजाणु हैं, ये आपस में किस आकृति में व्यवस्थित है? ये है, ध्यान रखिएगा, समद्विपार्श्व चतुष्क। इसको हम नाम देंगे बेटा क्या? समद्विपार्श्व चतुष्क। समद्विपार्श्व यानी आइसोबाइलेटरल समद्विपार्श्व चतुष्क। और ये किन में मिलेगा बेटा? ये हमको मिलेगा बेटा किन में? मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स में यानी कि एक बीजपत्रियों में। ये चतुष्क हमको किस में मिलेगा? एक बीजपत्रियों में मिलेगा। तो कुल मिलाकर बेटा ध्यान देना है हमें कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन कर लेती हैं, पहले अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट फिर 2 कोशिकाएं बनती जिनको द्विक कहा जाता है, डाइड ऑफ सेल्स कहा जाता है। और जब अर्धसूत्री सेकंड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो उन 4 कोशिकाओं को तो हम क्या कहेंगे बेटा? लघु बीजाणु, परागकण भी कह सकते हैं। लेकिन लघु बीजाणु और परागकण में कुछ तकनीकी अंतर होता है जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो जो 4 लघु बीजाणु हैं या तो चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होंगे या समद्विपार्श्व आकृति में व्यवस्थित होंगे। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में तो चतुष्फलकीय चतुष्क और एक बीजपत्रियों में समद्विपार्श्व चतुष्क मिलता है। एक खास बात और हो, चाहे चतुष्फलकीय चतुष्क की बात करूं चाहे फिर समद्विपार्श्व चतुष्क, इनके बीच में भी, इनके यहाँ पर भी बीच में भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा ना कि पराग मात्र कोशिका जो होती है उसके बाहर कैलोज का आवरण होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी आपस में कैलोज से चिपकी हुई रहती हैं। सेल्स ये कैलोज से चिपकी हुई रहती हैं आपस में, ये आपस में कैलोज से चिपकी हुई रहती हैं ये चारों कोशिकाएं, ठीक है। कैलोज नामक पदार्थ से चिपकी हुई रहती हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो जब भी कोई चतुष्क होगा, चाहे चतुष्फलकीय चतुष्क हो या फिर मैं अगर कहूं क्या समद्विपार्श्व चतुष्क कहूं, ठीक है, ये है तो चतुष्क ही ना, टेट्राड ही तो है, 4 कोशिकाओं का समूह ही तो है। और जब ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, जब ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है, आप बोलेंगे अलग अलग कब हो जाएंगी बेटा? जब उनका पराग कण में परिवर्तन होना होता है। लघु बीजाणु का भी पराग कणों में परिवर्तन होता है। विकास के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि लघु बीजाणु पहली कोशिकाएं होती हैं और बाद में वो पराग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जब वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगेंगी तो उस समय ये 4 जो लघु बीजाणु हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। क्या? अलग अलग हो जाएंगे। ये चारों कौन है बेटा? लघु बीजाणु हैं जो अलग अलग हो गए।
तो अलग अलग होने का कारण क्या है? अलग अलग होने का कारण है क्योंकि इनके बीच में यहाँ जो कैलोज है, इनके बीच में यहाँ जो कैलोज जो है, कैलोज जो कि इनको चिपकाए रखता था, कैलोज जो कि इनको चिपकाए रखता है वो घुल जाता है। और कैलोज घुल जाने से ही बेटा क्या होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलोज का घुल जाना। और जब कैलोज घुल जाता है तो चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक जो पराकोष के अंदर जो लघु बीजाणु धानियां हैं, उन लघु बीजाणु धानियों के अंदर असंख्य पराकण ठसाठस भरे हुए हमें दिखाई देते हैं। और जब हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि पराग जो कोश है, पराकोश एंथर है, उसका स्फुटन जो होता है अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल होता है। एक परिपक्व पराकोश का चित्र भी हमने देखा था। तो जब वो स्फुटित होता है, फटता है, अपने अनुदैर्घ्य भित्ति से फटता है, लॉन्गिट्यूडनल वॉल से फटता है, तो वो जो पराकण उनके अंदर भरे हुए थे वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से लघु बीजाणु ही पराकण के रूप में परिवर्धित होते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। और पराकण फिर बाहर विमुक्त हो जाते हैं परागण की प्रक्रिया के दौरान। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है जिस पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बहुत खास बात है जिसको मैं यहाँ पर नोट करके बताऊंगा, आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए गुणिता के आधार पर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं गुणिता यानी प्लॉइडी के आधार पर अपन बात करते हैं। ठीक है, अगर प्लॉइडी या गुणिता की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैं अगर कहूं कि जो बीजाणु जन ऊतक था स्पोरोजिनस टिश्यू तो 2n था ही, तो अगर कहा जाए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं जो हैं उनकी गुणिता क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये तो 2n होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि लघु बीजाणु चतुष्क की गुणिता क्या होगी, अगर चतुष्क की गुणिता अगर कहें तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, चाहे लघु बीजाणु चतुष्क कहूं चाहे पराग चतुष्क कहूं, वो अर्थसूत्री विभाजन के बाद में बना है। तो बेटा इनकी गुणिता अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा, उनकी गुणिता चतुष्क की गुणिता हमेशा n होगी, याद रहेगी बात। और अगर हम कहें जो चतुष्क के चारों लघु बीजाणु जब अलग अलग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लघु बीजाणु की गुणिता भी तो क्या ही मानी जाएगी बेटा, लघु बीजाणु या पराकण अभी मैं लिख देता हूं, इसकी गुणिता अगर मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी बेटा, n ही मानी जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये अपना जो टॉपिक था कि लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये हमने अभी समझा। अब बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जब हम बात करते हैं कि पराकोश की भित्ति जब फटती है अनुदैर्घ्य भित्ति के द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है उसके द्वारा पराकण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हालांकि पहले वो लघु बीजाणु के रूप में होते हैं लेकिन वो पराग कण के रूप में ही बाहर निकलते हैं। तो हम उसको समझने के लिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसको हम कहेंगे पराग कण या लघु बीजाणु की संरचना। बात करेंगे हम क्या, पराग कण या लघु बीजाणु की संरचना। पराकण या मैं कहूंगा लघु बीजाणु, अभी हम दोनों की बात कॉमन ही लेंगे शुरू में, तो की संरचना स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पराकण या लघु बीजाणु के लिए एक बात कही जाती है कि पराकण या जो लघु बीजाणु है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, पराकण कहूं या लघु बीजाणु कहूं ये नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। थोड़ा फर्क होता है वो हम देखने वाले हैं, तो एक लाइन पहले मैं लिख तो देता हूं फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, परागकण यानी पोलन नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक लाइन है एनसीईआरटी की।
ठीक है। पराकण तो आप समझ चुके हैं कि क्या है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं ने अर्धसूत्री विभाजन किया तो जो कोशिकाएं बनी उनको लघु बीजाणु पराकण कहेंगे। लेकिन नर युग्मकोद्भिद क्या है, आशा करता हूं कि आप सबको ये चीजें पता होंगी, बिल्कुल पता होंगी। लेकिन मेरा जो काम है वो भी है कि समझाना। अगर कोई पहली बार शब्द आ रहा है तो उसे जरूर समझाऊं। तो बेटा एक चीज हमारे दिमाग में अभी रखिएगा, फिलहाल विचार कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, कि कोई भी जो पादप है, कोई भी जो प्लांट है, उसके जीवन में दो प्रकार की अवस्थाएं आती हैं गुणसूत्रों के आधार पर, क्रोमोसोम के बेस पर। एक होती है जिसको हम बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं, यहां पर समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। एक अवस्था होती है जिसे हम बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद अवस्था। और बेटा बीजाणुद्भिद अवस्था जब भी कभी आपसे कोई पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट गुणसूत्रों के आधार पर, गुणसूत्रों की संख्या भी कह सकते हैं, के आधार पर द्विगुणित अवस्था का नाम है। यानी पौधे का कोई भी भाग अगर 2n है, द्विगुणित है, तो वो बीजाणुद्भिद प्रावस्था को प्रदर्शित करेगा। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और असल में बीजाणुद्भिद अवस्था को बीजाणुद्भिद क्यों कहा जाता है, उसका क्या कारण है कि बीजाणुद्भिद अवस्था वह द्विगुणित अवस्था का नाम है पौधे की, जो कि अर्धसूत्री विभाजन करे और अगुणित बीजाणु पैदा करे। यानी बीजाणुद्भिद अवस्था जब भी होगी तो इससे बीजाणु उत्पन्न होंगे। क्या पैदा होंगे? स्पोर, यानी बीजाणु पैदा होंगे। बाकी पूरी जानकारी हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, पूरा लाइफ साइकिल के आधार पर। तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो कि 2n है, उसमें हमेशा मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तभी जाकर बीजाणु पैदा होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर उसमें समसूत्री विभाजन हुए तो बीजाणु नहीं पैदा होंगे। तो इसको बीजाणुद्भिद अवस्था क्यों कहते हैं? बीजाणुद्भिद अवस्था का मतलब है पादप की वह अवस्था जो कि बीजाणु उत्पन्न कर सके, स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज ऑफ अ प्लांट। ठीक है। अब यहां पर बीजाणु 2n नहीं n होंगे ना, बीजाणु क्या होगा? 2n नहीं n होगा। n होगा अगुणित, है ना, ये अगुणित होते हैं। अब बेटा पौधे में जो अगुणित अवस्था कोई सी भी आती है, हैप्लॉइड अवस्था कोई भी आती है, उसको ही युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्योंकि जब ये बीजाणु अंकुरण करेगा, ये बीजाणु जब जर्मिनेट होगा किसी भी पौधे में, जब ये अंकुरण करेगा तो युग्मकोद्भिद अवस्था का जन्म होगा। किसके? युग्मकोद्भिद अवस्था। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, युग्मकोद्भिद अवस्था का जन्म होगा। और युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो n होती है। पौधों में युग्मकोद्भिद अवस्था, गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट होता है ये माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं बेटा? गैमेट्स बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। क्या पैदा करते हैं? युग्मक। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? युग्मकोद्भिद। तो सीधी सी बात है, जिस अवस्था में बीजाणु पैदा किए जाएं वो बीजाणुद्भिद अवस्था, और जिस अवस्था में युग्मक पैदा किए जाएं वो की युग्मकोद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद अवस्था 2n होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था n होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये युग्मक जब संलयन कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, तो वापस बीजाणुद्भिद अवस्था का जन्म हो जाता है, वापस स्पोरोफिटिक अवस्था का जन्म हो जाता है। कब? जबकि निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो पौधे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी बीजाणु हो, चाहे हम लघु बीजाणु की बात करें, चाहे हम गुरु बीजाणु की बात करें, जब वो अंकुरण करेगा तो उससे जो संरचना पैदा होगी उसी का नाम होगा युग्मकोद्भिद अवस्था, जिसको हम पढ़ते हैं, हमने प्लांटी में भी पढ़ा था कि ये नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और युग्मकोद्भिद अवस्था में युग्मक पैदा किए जाते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, अभी बहुत शॉर्ट में बताया मैंने आप लोगों को। तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूं कोई भी बीजाणु अगर है वो n होगा, अगुणित होगा, और वो अंकुरित होगा तो युग्मकोद्भिद अवस्था को जन्म देगा। अब अगर मैंने कहा ये जो बीजाणु
अगर लघु बीजाणु है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या है ये लघु बीजाणु है, तो उससे जो पादप का है प्लांट बॉडी या संरचना जो पैदा होगी उसका नाम होगा नर युग्मकोद्भिद। हम देखेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास किस तरीके से होता है, ठीक है। और यहीं जब हम आगे पढ़ेंगे पादप के मादा जनन भाग में, तो वहां पर हम देखेंगे जब गुरु बीजाणु अंकुरण करेगा तो उससे स्त्री युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसकी गुणिता n है, ठीक है। और इसमें भी मैं एक बात कहूंगा आप लोगों को, परागकण तो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, लघु बीजाणु भी नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले लघु बीजाणु बनता है, फिर वो परागकण में परिवर्तित हो जाता है। लघु बीजाणु और परागकण में थोड़ा सा अंतर है, जिसको अभी मैं एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो अगर मैं ये कहूं कि लघु बीजाणु फिर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो आप कह सकते हैं कि लघु बीजाणु एक प्रकार से अपरिपक्व परागकण है। क्या है? अपरिपक्व परागकण है, ठीक है। और यह कहा जाए कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है तो वो भी लघु बीजाणु भी नर युग्मकोद्भिद ही है, क्योंकि n है गुणिता के आधार पर, लेकिन वो पहली कोशिका का नाम होगा। तब नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। इससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि वैसे बोलने में तो हम लघु बीजाणु और परागकण एक ही बात बोल देते हैं, लेकिन फर्क यह है कि पहले तो बनता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु, फिर लघु बीजाणु विभाजन करेगा, उससे फिर परागकण बनेगा, फिर परागकण आगे बढ़ेगा, फिर कुछ विभाजन होंगे जिससे परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर चाहे परागकण कहें चाहे लघु बीजाणु कहें, दोनों हैं तो नर युग्मकोद्भिद ही। ये नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है। चलिए, फिलहाल क्या होता है, किताबों में डायरेक्ट लिखा रहता है परागकण की संरचना, तो हमें तो दोनों को लेकर चलना ही पड़ेगा ना, अंतर बताना ही पड़ेगा ना। चलिए, तो अब पहले बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। आप लघु बीजाणु को भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका का नाम क्या है, तो फिर केवल लघु बीजाणु ही आंसर आएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि परागकण की या लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग गौर से। हमने अभी बात कर भी लिए कि ये जो लघु बीजाणु बने कहां पर, परागकोश के अंदर बीजाणु धानियों में, और बीजाणु धानियों के अंदर भी कहां पर बने अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे कि ये बनते हैं कहां पर, बीजाणु जन ऊतक के अंदर। कहां? बीजाणु जन ऊतक के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो गौर करते हैं, बच्चों अगर आप देखें तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, दोनों की अगर मैं बात करूं तो आप तुलनात्मक रूप से अगर मैं कहूं तो ये है लघु बीजाणु। क्या है बेटा? लघु बीजाणु। बोलने में आप परागकण कह सकते हैं, लेकिन वैसे ये अपरिपक्व परागकण है, ठीक है। तो बेटा चाहे हम लघु बीजाणु कहें और ये अगर मैं कह रहा हूं तो ये परिपक्व परागकण है। क्या है? परिपक्व परागकण है। तो जब हम परागकण की संरचना के बारे में बात करते हैं तो परागकण की संरचना क्या है? परागकण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, आप स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात मैं कहूंगा कि परागकण हो या लघु बीजाणु जो भी कहें आप,
इनकी जो आकृति अगर आप देखेंगे, इनकी अगर आकृति यानी शेप की अगर बात करेंगे तो इनकी आकृति जो होती है वो स्फेरिकल होगी। आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग गोलाकार है। क्या है? लगभग गोलाकार होती है, पहली बात तो। दूसरा, अगर मैं कहूं कि इनका आकार अगर कहें, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि लघु बीजाणु या परागकण जो है उसका आकार कैसा होता है, कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज, आकार होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इनकी संरचना के बारे में, तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो परागकण है, पहले मैं इसको समझा देता हूं। प्रत्येक परागकण जो है या लघु बीजाणु जो है, उसके बाहर एक आवरण होता है जिसको कहते हैं परागचोल या लघु बीजाणुचोल। और इस परागचोल में दो परतें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक ये जो है, ये है जिसको कहते हैं बेटा बाह्यचोल। क्या है बेटा? बाह्यचोल यानी एक्साइन। बाह्यचोल या एक्साइन। जबकि अंदर वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है, अंदर वाली जो परत आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? अंतःचोल है, यानी एंटाइन है। और दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं बेटा क्या? परागचोल, पोलन वॉल कह सकते हैं, परागचोल, पोलन वॉल कहते हैं। ठीक है। देखिए, प्रत्येक जो लघु बीजाणु या परागकण का जो बाहरी आवरण है वो परागचोल कहलाता है, पोलन वॉल कहलाता है। इस पोलन वॉल में भी आप देखेंगे कि जो बाह्यचोल जो है ना, आपको जो दिखाई दे रही है, जिसको यहाँ पर पीले रंग में दिखाया मैंने आपको, ये अलंकृत होती है। अलंकृत का मतलब है ऑर्नामेंटल होती है। और ये जो बाह्यचोल या एक्साइन है ना, यानी कंटक में से दिख रही है आपको, लेकिन अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इसको मैं अभी चित्र द्वारा दिखाऊंगा एनसीईआरटी के डायग्राम में। तो जो बाह्यचोल जो होती है वो होती है कठोर मोटी परत होती है। पहली बात तो ये क्या? कठोर और मोटी परत होती है। अलंकृत होती है, कहने का मतलब है कि अलग अलग पैटर्न या डिजाइन हो सकते हैं इसका। कई ऐसे परागकण होते हैं जिनमें ये बाह्यचोल बिल्कुल चिकनी होती है, स्मूथ होती है। जैसे आपकी बुक में जो परागकण का चित्र जो दिया है शुरू शुरू में, वो बिल्कुल स्मूथ वॉल दिखा रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कंटक में बताई है। ठीक है, समझ रहे हैं? और दूसरा अगर मैं कहूं यहां पर कि ये जो बाह्यचोल जो कि कठोर परत है, बाहरी आवरण है, इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से कि बाह्यचोल परागकण की जो बाह्यचोल जो होती है किस रसायन से बनी होती है, और उस रसायन का नाम है बेटा स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। तो ये जो बाह्यचोल जो है ना, उसमें एक रसायन है जिसका नाम है क्या? स्पोरोपोलेनिन। आप यूं कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन से बनी परत का नाम है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है क्या बेटा? बाह्यचोल। स्पोरोपोलेनिन इस प्रकृति का अभी तक ज्ञात, वर्तमान समय तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर रासायनिक पदार्थ है, जिसका न तो भौतिक विघटन होता है, न ही रासायनिक विघटन होता है, न ही जैविक विघटन हो सकता है। मतलब यह अगर कहा जाए तो भौतिक रूप से या अम्लों या क्षारों के द्वारा, किसी एंजाइम के द्वारा अपघटित नहीं हो सकता है, उच्च तापमान के द्वारा अपघटित नहीं हो सकता। मतलब भौतिक, रासायनिक और जैविक विघटन नहीं हो सकता है। इसी कारण से बेटा जब कोई पौधा जीवाश्म में बदल जाता है ना, अब आप बोलेंगे जीवाश्म, आप जानते हैं कि कई बार कोई पादप और जंतु जब भूगर्भ में रह जाते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश समय दर समय किसी पौधे या जंतु के अवशेष जमीन में जब दब जाते हैं, तो हजारों सालों में, लाखों सालों में वो जीवाश्म में बदल जाते हैं, जब तक वो क्षतिग्रस्त ना हो। तो एक प्रकार से जीवाश्म जो होते हैं पौधे के, वे अवशेष होते हैं जो कि परिरक्षित अवस्था में रहते हैं, मृत अवशेष कहते हैं जिनको। तो जब कोई पौधा जीवाश्म में परिवर्तित हो जाता है, फॉसिल में परिवर्तित हो जाता है ना, तब भी उनके परागकण जो होते हैं ना,
जीवित बने रहते हैं, क्योंकि उनका जो ये चारों तरफ का जो आवरण जो दिखाई दे रहा है जिसमें स्पोरोपोलेनिन है, उसकी वजह से परागकण क्षतिग्रस्त नहीं होते, उनका अपघटन नहीं हो पाता है। अभी हम लिख लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। अब बेटा ये जो बाहर जो आवरण है जिसका नाम बाह्यचोल है, उस बाह्यचोल में चाहे इस चित्र में देखें चाहे इस चित्र में, दोनों में जो फर्क है वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये छिद्र दिखाई दे रहा है, छिद्र एक जगह है। आप इस जगह देखिए, यहाँ पर एक्साइन गायब है, एक्साइन गायब है या स्पोरोपोलेनिन गायब है। और इस जगह को बेटा जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र या जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर कहते हैं। असल में जर्मपोर वाला जो स्थान है, यहीं से अंदर जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो आप देखेंगे पराग नलिका इसी स्थान से बाहर निकलती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जन छिद्र का कार्य पराग नलिका को मार्ग प्रदान करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपको दिखाई दे रही है जो परत है, अंतःचोल है। जो अंतःचोल जो होती है वो पतली परत होती है, लचीली परत होती है, जो सेल्लोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। और वास्तव में पराग नलिका जब बनती है तो अंतःचोली इस जनन छिद्र वाले भाग से बाहर निकलेगी। अंतःचोल जो होती है वही इस स्थान से बाहर निकलेगी। आप यूं समझ सकते हैं, आप इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहूं ये तो हो गई बाह्यचोल, ठीक है, ये तो हो गई क्या बेटा? बाह्यचोल हो गई। अब अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि ये अंदर जो है अंतःचोल है यहां, अब जो अंतःचोल होगी वो इस जनन छिद्र वाले भाग से यहां से बाहर पराग नलिका के रूप में निकलेगी, जिसको हम आगे समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो एक प्रकार से ये जो जनन छिद्र वाले भाग से अंतःचोल ही पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, क्योंकि उस जगह क्या नहीं पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। अब यहां पर और आगे ध्यान दीजिएगा कि जो अंतःचोल है उसके अंदर एक परत दिखाई दे रही है, वो है बेटा प्लाज्मा झिल्ली। क्या है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक आवरण होता है, हमें पता है। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर प्लाज्मा झिल्ली, तो बेटा ये भी तो एक कोशिका है, तो यहां पर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उससे घिरा क्या होता है बेटा? अगर कहा जाए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का संपूर्ण भाग क्या है बेटा? जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य है। और उस जीव द्रव्य में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये केंद्रक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? केंद्रक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रक की गुणिता क्या होगी, तो आप बोलोगे एन होगी। भाई परागकण या लघु बीजाणु खुद अगर एन है तो उसके अंदर जो केंद्रक होगा उसकी गुणिता क्या होगी? वो भी एन होगी। अभी आगे चर्चा जारी है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम इसको लिखते हैं। अगर मैं कहूं इसकी संरचना के बारे में बात कर रहा था, तो जो प्रत्येक जो परागकण जो है, ध्यान दीजिए क्या कहा मैंने कि प्रत्येक परागकण या फिर आप कहें तो लघु बीजाणु, ठीक है। अभी फिलहाल दोनों बातें एक सी लग रही है ना, अंतर भी तो पता चलेगा अभी। तो प्रत्येक परागकण जो है उसकी संरचना को अगर देखेंगे तो इसकी संरचना में हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक भाग है जिसका नाम क्या है बेटा? परागचोल। क्या है? परागचोल, पोलन वॉल। और ये जो पोलन वॉल जो होती है उसके अंदर भी दो भाग है, दो परतें हैं। एक है जिसको कहते हैं बेटा क्या? बाह्यचोल या एक्साइन। और दूसरा अंतःचोल या इंटाइन। बाह्यचोल के लिए हमने क्या कहा कि बाह्यचोल पहली बात तो किससे बनी होती है? तो हमने कहा था पहली बात तो ये मोटी, थिक, कठोर, सुरक्षात्मक परत है। दूसरा हमने कहा कि ये किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन से बनी।
बहुत खास क्वेश्चन है। स्पोरोपोलेनिन रसायन से बनी लेकिन हमने कहा बाह्यचोल जो है उस पर कुछ स्थानों पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? जनन छिद्र, जर्मपोर पाए जाते हैं। जर्मपोर का मतलब क्या बताया? जर्मपोर का मतलब क्या बताया? जर्मपोर का मतलब है कि बाह्यचोल में वे स्थान जहां, बाह्यचोल में वे स्थान जहां क्या नहीं पाया जाता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है बेटा? अनुपस्थित। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं जनन छिद्र। और जनन छिद्र का कार्य अगर कहें, जनन छिद्र का अगर कार्य हम कहें तो ये क्या कार्य करते हैं? तो सबको पता है कि पराग नलिका को रास्ता प्रदान करना। जो अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलेगी तो उसको रास्ता ये छिद्र ही तो देंगे। ठीक है, तो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करना। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? एक बात यहां पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो जनन छिद्र जो दिखाई दे रहे हैं, इन जनन छिद्रों की अगर संख्या कहें, जर्म पोर्स के नंबर अगर कहें, बहुत खास है बेटा, ये जर्म पोर जो है, जो जनन छिद्र जो है, इनकी संख्या अगर कोई पूछता है कि इनकी संख्या बताइए तो बहुत खास है बेटा। द्विबीजपत्री होते हैं ना, यानी डाइकोट जो होते हैं, उनमें परागचोल के अंदर, बाह्यचोल के अंदर जो भी कहें, 3 जनन छिद्र होते हैं। तो अगर मैं कहूंगा डाइकोट्स में अगर कहा जाए, डाइकोट्स में यानी द्विबीजपत्रियों में, तो परागकण जो होती है उसके बाह्यचोल पर 3 जनन छिद्र होते हैं। कितने? 3, 3। ठीक है, याद रखिएगा, 3 जनन छिद्र होते हैं। जबकि मोनोकोट्स में अगर मैं कहता हूं, एक बीजपत्रियों में अगर कहता हूं, तो मोनोकोट्स में जो बाह्यचोल है उस पर 2 जनन छिद्र पाए जाते हैं। कितने? सॉरी, 2 नहीं, 1, 1 जनन छिद्र पाया जाता है। एक जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात। अभी स्पोरोपोलेनिन वाली बात को भी लिखेंगे, लेकिन अंतःचोल की अगर मैं बात करता हूं तो अंतःचोल कैसी होती है? अंतःचोल अगर कहें तो पतली, लचीली व प्रत्यास्थ इलास्टिक नेचर की है ना बेटा, परत है। और ये बनी थी सेलुलोज व पैक्टिन से। सेल्यूलोज व पैक्टिन से बनी। आप पैक्टोसेल्लोज भी बोल सकते हैं। सेल्यूलोज व पैक्टिन से बनी होती है। और मैंने कहा कि अगर इसका कार्य अगर कहा जाए कि अंतःचोल काम क्या करती, तो आपको अभी बताया ही है कि जहां बाह्यचोल पर जनन छिद्र है वहां से अंतःचोल ही पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। तो इसका काम हो गया पराग नलिका का निर्माण करना। आप यूं भी कह सकते हैं कि जनन छिद्र वाले भागों से अंतःचोल ही पराग नलिका के रूप में, पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, का निर्माण करना। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं कहता हूं यहां पर परागचोल के अंदर क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे सर जीव द्रव्य मौजूद होगा। और क्या होगा? जीव द्रव्य पाया जाएगा। प्रोटोप्लाज्म दूसरा हिस्सा है यहां पर,
और प्रोटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म में एक तो बाहर की तरफ, अभी हमने देखा था बाहर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली से घिरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आवृत होता है, पहली बात तो जीव द्रव्य, ठीक है। और उसके अंदर कोशिका द्रव्य भी मौजूद है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये हमें पता ही है, जीव द्रव्य का ही घटक है साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं, तो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, ठीक है। और साथ ही अगुणित केंद्रक भी पाया जाता है, अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्ली प्रेजेंट होता है, चित्र में हमने देखा था, ठीक है। यहां तक बेटा कोई परेशानी? चित्र के द्वारा मैंने यहां पर आपको समझा ही दिया है। एक चीज जो मैंने यहां की थी कि वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट जो आपको कहा था, जो आपको भूलना ही नहीं है, जो आपको भूलना ही नहीं है, कि हमने कहा कि जो स्पोरोपोलेनिन था, क्या नाम था? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की अगर मैं बात करूं, पहली बात तो एक कार्बनिक पदार्थ है, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि वर्तमान समय तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत खास क्वेश्चन है यहां पर, वेरी मोस्ट है, ठीक है। सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। मैंने कहा यहां पर अगर ये कहा जाए कि इसका भौतिक, फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल व जैविक यानी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। इसमें यहां से एक क्वेश्चन आता है कथन और कारण वाला। अगर आपसे कहा जाए कि भाई स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक कठोर ज्ञात पदार्थ है, इसका भौतिक, रासायनिक, जैविक विघटन नहीं होता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि क्योंकि इसको नष्ट करने वाला कोई भी कारक नहीं है, ठीक है। न तो उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर से नष्ट नहीं होता ये, उच्च अम्ल व जो क्षार है, उच्च अम्ल व क्षार, एल्केलाई जो भी होते हैं या एसिड्स जो होते हैं उनसे, या फिर किसी एंजाइम, कोई भी एंजाइम के द्वारा विघटित नहीं होता है, द्वारा विघटित नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। और इसी वजह से हम ये कह रहे थे कि इसी कारण यानी स्पोरोपोलेनिन के कारण ही हम यूं कह सकते हैं, स्पोरोपोलेनिन के कारण ही, बहुत खास मोस्ट पॉइंट फिर एक बन गया कि स्पोरोपोलेनिन के कारण, स्पोरोपोलेनिन के कारण, चूंकि कोई भी विघटन नहीं कर पाता है, के कारण ही परागकण जीवाश्मी अवस्था में भी संरक्षित रहते हैं, जीवाश्मी अवस्था में भी, फॉसिल फॉर्म में भी बचे रह सकते हैं, ये कह सकते हैं, में संरक्षित रहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। और एक और बात जो अभी इस चित्र में मैंने आपको बताई थी, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि देखिए ये जो पराकण है या फिर लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु आप कह सकते हैं अपरिपक्व पराकण, तो ये लघु बीजाणु पराकण में
ये जो बाह्यचोल जो दिख रही है ना एक्साइन, ठीक है, इसके पैटर्न में यानी प्रतिरूप में और डिजाइन यानी कहने का मतलब आकृति में अंतर होता है। अलग अलग पौधों में ये बाह्यचोल अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है, किसी में चिकनी तो किसी में कंटक में, किसी में शूल में। इस प्रकार से ये जरूर ध्यान रखना है। और यूं भी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि जो परागकण होते हैं ना, इनके आकार, आकृति, पैटर्न, डिजाइन सब अलग अलग होते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो कैसे, गौर कीजिएगा आप लोग। आप ये चित्र देखिएगा एक बार, आपके एनसीईआरटी का ही चित्र है ये, यहां दिखा देता हूं। एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है। आसानी से क्लियर दिख रहा होगा। तो एनसीईआरटी का ही चित्र है जिसमें आपको देखो अलग अलग प्रकार के परागकण दिखाई दिए हैं। परागकणों की देखो आकृति में अंतर हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो परागकण आपको जो दिख रहा है उसकी बाहर की डिजाइन अलग है, यहाँ पर अलग प्रकार की। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के परागकण होते हैं, आकार हो, आकृति हो, पैटर्न हो, डिजाइन है। लेकिन इसमें बाह्यचोल में बड़ा खास बात है कि बाह्यचोल अलग अलग प्रकार की मिल सकती है। तो आपको जो मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, परागकणों या विभिन्न पौधों के परागकण जो होते हैं उनमें विभिन्न पौधों के परागकणों में बाह्यचोल यानी एक्साइन अपने प्रतिरूप में यानी पैटर्न में व डिजाइन में कहें, यानी जो भी हो सकती है डिजाइन में, विविधता दर्शाती है। ठीक है, विविधता विविधता दर्शाती है। अच्छा, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, इसके लिए कई बार पूछ लेते हैं लोग, है ना, कई बार पूछ लेते हैं कि स्पोरोपोलेनिन क्या है। तो बेटा एक प्रकार का कैरोटिनॉइड व्युत्पन्न है, कैरोटिनॉइड से बना पदार्थ है। आप यूं कह सकते हैं ये एक कैरोटिनॉइड से बना पदार्थ या कैरोटिनॉइड व्युत्पन्न है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। चलिए, ये तो हो गई एक संरचना की बात, लेकिन बेटा अभी संरचना पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी हमने बहुत सारी बातें जो है उनको अभी समझना है। एक बार वापस से डायग्राम में चलते हैं हम लोग, तो और बात करेंगे। मैंने एक बात बोली कि चाहे लघु बीजाणु हो चाहे परागकण हो, दोनों है तो मेल गैमेटोफाइट ही ना, दोनों है तो एन, दोनों है तो अगुणित ही ना। लेकिन बेटा बस ये फर्क है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्थसूत्री विभाजन से बना, तो ये तो हो गई नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका, प्रथम कोशिका है। और जब ये लघु बीजाणु आगे विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो वो परागकण में बदल जाएगा। तो असल में इसको हम नर युग्मकोद्भिद का विकास जो टॉपिक है, द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उसमें हम ये चर्चा करेंगे। आप चिंता बिल्कुल ना करें। लेकिन छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा बेटा, जब लघु बीजाणु कहाँ बने, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियों में, और जब वो बाहर विमुक्त नहीं हुए उससे पहले, यानी परागण से पहले ही, परागकोश से बाहर निकलने से पहले ही, यानी जब वो लघु बीजाणु धानी के अंदर थे, उस समय ही प्रत्येक लघु बीजाणु एक माइटोसिस करता है, एक समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, माइटोसिस करता है। समझिएगा, इसकी विकास को हम और अच्छे से पढ़ने वाले, लेकिन समसूत्री विभाजन कर लेता है।
और जब ये समसूत्री विभाजन कर लेता है तो दो कोशिकाएं बनती हैं। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये तो बाह्यचोल है, ये अंतःचोल है, ये प्लाज्मा झिल्ली, ये अंदर जीव। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, एक जो ये वाली जो कोशिका है ना, इसको कहते हैं बेटा जनन कोशिका। क्या कहते हैं बेटा? हम इसको कहते हैं जनन कोशिका। ये है जनन कोशिका, जर्नेटिव सेल। क्या नाम है? जनन कोशिका। एक मिनट रुकिएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये है जनन कोशिका। क्या नाम है? जनन कोशिका, जर्नेटिव सेल। कैसे बनी? जब ये लघु बीजाणु जो है उसने एक माइटोसिस किया। क्या किया बेटा? माइटोसिस किया, समसूत्री विभाजन किया, तो दो कोशिकाएं बनी इसके अंदर। एक तो जनन कोशिका, जनन कोशिका भी एन होगी, और बाकी जो बची हुई कोशिका जो दिख रही है बड़े आकार की, ये है बेटा क्या? कायिक कोशिका। क्या नाम है बेटा? कायिक कोशिका। अभी फिलहाल इतना आप ध्यान रखिएगा बेटा कि जब लघु बीजाणु परागकण में बदल रहा होता है ना, उस समय जो लघु बीजाणु के अंदर एक समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। और अब जाकर हम इसको बेटा परागकण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? परागकण। है तो यह भी नर युग्मकोद्भिद, है तो यह भी नर युग्मकोद्भिद, लेकिन लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, ठीक है। और लघु बीजाणु जब समसूत्री विभाजन कर लेता है तो ऐसी स्थिति में बेटा दो कोशिकीय अवस्था का जन्म हो जाता है, और असल में वही परागकण है, वही पोलन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि जो परिपक्व परागकण हैं, अभी ये परागकण अभी बाहर नहीं निकले, परागकोश से बाहर नहीं निकले, जब तक लघु बीजाणुधानी में तब तक की बात हो रही है। तो यहां पर मैं एक खास बात लिख रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु, कि परिपक्व जो परागकण है, ठीक है, परिपक्व परागकण जो है, ठीक है, में दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। चित्र में दिख ही रहा है, दो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कह सकते हैं कि ये दो कोशिकीय होता है। एक तो है बेटा कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी क्या है? जनन कोशिका, यानी जर्नेटिव सेल। जर्नेटिव सेल, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये जो कायिक कोशिका है ये बड़े आकार की कोशिका है। मतलब हमने कहा अंदर जो कोशिकाएं जो दिखाई दे रही है उसमें बड़ी कोशिका जो होगी, जो ज्यादातर हिस्से में है, वो तो कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका बड़े आकार की कोशिका होती है, इसके अंदर प्रचुर भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, इसका केंद्रक जो होता है बड़ा व अनियमित होता है, और असल में ये कायिक कोशिका जो दिखाई दे रही है वही इस छिद्र वाले हिस्से से परागनाल के रूप में बाहर निकलेगी आगे, जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा और पराग नलिका पैदा होगी तब। समझ रहे हैं? लेकिन बेटा ये जो रेड कलर में जो मैंने बनाई है, ये है जनन कोशिका, जो छोटे आकार की कोशिका होती है। इसका जीव द्रव्य सघन होता है, और ये कोशिका तरकु रूपी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। आप देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कायिक कोशिका बड़ी है और उसी के जीव द्रव्य में जनन कोशिका तैर रही है। शुरू में ये जनन कोशिका यहां नहीं होती, शुरू में इसकी दीवार से चिपकी रहती है। नर युग्मकोद्भिद के विकास में मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं आपको यूं कह दूंगा कि ये जो जनन कोशिका है वो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। और बेटा जब ये
ये कायिक कोशिका से यहाँ पराग नलिका बाहर निकलेगी ना, उस समय यही जनन कोशिका उस समय यही जनन कोशिका उस परागनाल में जाएगी, क्योंकि परागनाल बना कौन रही है, कायिक कोशिका बना रही है। तो यही जनन कोशिका परागनाल में जाएगी और वहां जाकर ये जनन कोशिका एक समसूत्री विभाजन और करेगी, एक माइटोसिस और करेगा। एक माइटोसिस तो हो चुका और एक माइटोसिस और होगा। तो ऐसी स्थिति में इस जनन कोशिका से दो नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, दो नर युग्मक। तो ऐसे में हमारे पास में तीन कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद बन जाएगा। पहली बात तो लघु बीजाणु एक कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बन गई। अब जब जनन कोशिका एक और समसूत्री विभाजन करेगी तो दो कोशिकाएं इससे और पैदा होंगी। तो एक तो कायिक कोशिका पहले से है ही और जनन कोशिका ने वापस विभाजन कर लिया तो दो कोशिकाएं और बनी, दो नर युग्मक और बन गए। तो टोटल तीन कोशिकाएं बनी नहीं बनी, तो नर युग्मकोद्भिद बनेगा, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनेगा। पराकण भी नर युग्मकोद्भिद है, लघु बीजाणु भी नर युग्मकोद्भिद है, लेकिन पराकण दो कोशिकीय अवस्था वाला नर युग्मकोद्भिद है। आप उसको अभासित नर युग्मकोद्भिद कह सकते हैं, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं। समझेंगे नर युग्मकोद्भिद के विकास में ये बातें। लेकिन अभी फिलहाल कायिक और जनन कोशिका में जो अंतर है उस पर भी चर्चा कर लें हम लोग, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास कि लघु बीजाणु जब लघु बीजाणु परागकण में परिवर्धित हो रहा है तब उसमें हमने कहा दो कोशिकाएं हैं। एक तो है बेटा कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, और एक है जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल। नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है, इसमें से आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। दोनों में तुलना जरूर याद होनी चाहिए। तो कायिक कोशिका जो है वो कैसी कोशिका है बेटा, बड़े आकार की कोशिका है, लार्ज सेल है, ठीक है, बड़े आकार की कोशिका है। दूसरा मैंने कहा कि प्रचुर भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें प्रचुर भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। किसमें बेटा, कायिक कोशिका में। इसका जो केंद्रक जो था आपने देखा भी चित्र में, पराकण के अंदर केंद्रक जो है वो बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था, सही बात है। वह अनियमित होता है। क्या होता है बेटा, अनियमित। और बेटा इसको हम जब नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे ना, तब इस केंद्रक को ही हम बेटा नाल केंद्रक भी कहेंगे। कायिक केंद्रक कहो चाहे नाल केंद्रक, ट्यूब न्यूक्ली के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्ली, ध्यान रखिएगा। और कार्य क्या है अगर इस कायिक कोशिका का कहें तो असल में जब जनन छिद्र वाले भाग से पराग नलिका पैदा होती है ना, तो असल में पराग नलिका यही बनाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है पराग नलिका का निर्माण करना, यानी यही कोशिका परागनाल के रूप में बाहर आएगी, पराग नलिका का निर्माण करना। यही कोशिका पराग नलिका के रूप में बाहर आएगी, जिसके बाहर अंतःचोल का आवरण भी होगा, उसके अलावा आपको प्लाज्मा झिल्ली का आवरण भी होगा, वो भी हम देखेंगे। चलिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जनन कोशिका जो है वो पहली बात तो छोटे आकार की कोशिका है, स्मॉल सेल है, ठीक है। जीव द्रव्य इसका सघन था, कोशिका द्रव्य सघन भी कह सकते हैं, जीव द्रव्य सघन भी कह सकते हैं। इसका जीव द्रव्य सघन होता है, ठीक है। और आकृति अगर कहें जनन कोशिका की, तो आकृति कैसी बताई बेटा, तर्कुरूपी, याद रखिएगा। कैसी होती है बेटा, तर्कुरूपी, वर्मीफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तर्कुरूपी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। और ध्यान देना, ये जो कोशिका कायिक कोशिका जो कि छोटी कोशिका है, यह जनन कोशिका जो कि छोटी कोशिका है, वह कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में यह
कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। ठीक है, पहले वो इसकी दीवार से जुड़ी होती है, फिर बाद में तैरती रहती है। और इसका अगर कार्य कहें कि ये कायिक कोशिका क्या काम करती है, तो बेटा मैंने अभी बताया था कि यही कोशिका समसूत्री विभाजन करके नर युग्मक का निर्माण करती, दो नर युग्मक बनाती है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा। लेकिन बाद में जब परागकण वर्तिकाग्र पर जाएगा ना, परागण होगा, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, उसके बाद में ये प्रोसेस होगा, ये वाली घटना, दो नर युग्मकों का निर्माण करना, पहले नहीं। दो नर युग्मकों मेल गैमेट्स जो कि एन ही होंगे बेटा, ठीक है, अगुणित होंगे, का निर्माण करना। ठीक है ना बेटा। अच्छा, गुणिता याद रखिएगा, ये भी अगुणित होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, क्योंकि परागकण जब एन था, मतलब लघु बीजाणु जब एन था, तो उसने समसूत्री विभाजन किया, तो बनने वाली कोशिकाएं भी तो एन ही होंगे, अगुणित ही होगी, तो दोनों कोशिकाएं हैप्लॉइड ही होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है गुणिताएं सब कोशिकाओं की, तो कायिक कोशिका भी एन होती है और जनन कोशिका भी एन होती है। अब लास्ट एक बिंदु और करते हैं, है ना, फिर आगे बात करेंगे जो भी हमें देखना है। तो मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। लघु बीजाणु बने कहाँ? आपने कहा परागकोश की लघु बीजाणु धानी के अंदर। कैसे बने? और सूत्री विभाजन द्वारा बने। तो लघु बीजाणु जब बन गए, तो लघु बीजाणु जब परागकण में परिवर्धित हुए, तो एक समसूत्री विभाजन हुआ, तो दो कोश की अवस्था बनी ना। तो याद रखिएगा, अधिकांश आवृत बीजियों 60% में, वेरी मोस्ट, अधिकांश, आया हुआ क्वेश्चन है, अधिकांश आवृत बीजियों में, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, ठीक है, कितने परसेंट मैंने कहा? 60% में, ज्यादातर में। पराग कोश से पराग कणों की विमुक्ति यानी परागण, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पराग कणों की विमुक्ति, बहुत खास लाइन है, पराग कणों की विमुक्ति यानी पोलिनेशन यानी परागण की घटना, दो कोशिकीय की अवस्था में होता है। दो कोशिकीय की अवस्था का मतलब एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, और उसी को हमने परिपक्व परागकण नाम दिया था। दो कोशिकीय अवस्था, दो कोशिकीय अवस्था कौन कौन सी? वन तो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी कायिक कोशिका, है ना बेटा, प्लस एक जनन कोशिका में होता है। ठीक है, याद रहेगी बात। कितने परसेंट में कहा हमने? लगभग 60% आवृत बीजों में। फिर बाद में जब वो परागकण वर्तिकाग्र पर जाता है, तब जाकर जनन कोश का एक और समसूत्री विभाजन करती है और 3 कोशिकीय परिपक्व नर युग्मक बनता है, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ पौधे जो बचे हुए ना 40% में, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बचे हुए कितने? शेष 40% अगर मैं कहूं, शेष 40% आवृत बीजियों में, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि जो पराग कणों की जो विमुक्ति है ना, दो कोश की अवस्था में नहीं, पहले वो जनन कोश का विभाजन करेगी
और 3 कोश की अवस्था बनाएगी। कौन सी? 3 सेल्ड स्टेज, मतलब जनन कोशिका ने भी विभाजन कर लिया, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पहले ही काम हो रहा है ये, लेकिन वो 40% में हो रहा है, अधिकांश में नहीं हो रहा है। तो 3 कोश की अवस्था में क्या होगा? पराग कणों की विमुक्ति होगी, ठीक है, पराग कणों की विमुक्ति होगी, यानी परागण होगा, बाहर निकलेंगे, ठीक है, परागकोश से वो बाहर निकलेंगे। अब इसमें 3 कोश की अवस्था से मतलब क्या है? एक तो कायिक कोश का है, एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ओके। लेकिन जनन कोशिका ने तो विभाजन कर लिया ना अब, लेकिन कुछ पौधों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है। लेकिन अब जनन कोशिका ने विभाजन किया तो 2 क्या बन गए बेटा? नर युग्मक बन गए, 2 नर युग्मक बन गए। तो ऐसे में 3 कोशिकाएं क्या बनी? एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक, और फिर वो जाकर वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अधिकांश वालों की बात करनी कि अधिकांश पौधों में तो 2 कोश की अवस्था में ही परागण की घटना होगी। तो बेटा इस प्रकार से हमने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को भी समझा, और साथ में परागकण या फिर मैं कहूं लघु बीजाणु, उनकी संरचना को देखा, जिसमें मैंने आपको लघु बीजाणु परागकण में जो तकनीकी अंतर जो बताया मैंने, कि लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है तो नर युग्मकोद्भिद एन है, परागकण भी नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब लघु बीजाणु परागकण में बदलता है तो एक समसूत्री विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से परागकण या तो कहलाएगा कि लघु बीजाणु जब परिपक्व हो गया तब है, या फिर अभासित नर युग्मकोद्भिद है, क्योंकि 2 कोशिकाएं हैं। और फिर बाद में जब परागण हो जाएगा तब हम देखते हैं कि 3 कोश की अवस्था वाला नर युग्मकोद्भिद बनेगा। लेकिन हम उस पूरी प्रक्रिया को, कैसे विकास होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास, मेल गेमिटोफाइट का जो डेवलपमेंट, जिसमें से ज्यादातर हिस्से मैंने बता दिया, परागण से पहले वाली घटनाएं मैंने आपको बता दी, लेकिन हम देखेंगे अगले टॉपिक जिसका नाम होगा बेटा नर युग्मकोद्भिद का विकास, लेकिन साथ में कुछ सब टॉपिक्स की भी बात की जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और जैसा कि हमेशा की बात है, मैं कहता हूं कि जो एक वीक में लगभग 3 क्लासेस मेरी आ रही हैं, तो जैसे भी होगा आप लोग ये जो चैनल है जो है, इसको, इस पर रेगुलर क्लासेस इस प्रकार से आती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट वगैरह जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद।